हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, बोर्ड एग्जाम 2025 की बढ़िया अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पावर क्लासेस में। जैसा आप सभी को मैंने बताया था कि यहाँ पर मैथ्स की क्लासेस होती थी, अब यहाँ पर साइंस की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और साइंस में हम लोग फिजिक्स स्टार्ट कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 1, जिसका आज है लेक्चर नंबर 4। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जैसे ही साइंस में एक आध दो चैप्टर हो जाएंगे उसके बाद और भी सारे सब्जेक्ट आपके लिए लाना, आपके लिए जो वीडियोस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो फटाफट से चैनल को आज ही के सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके छोटे भाई बहन हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उन तक ये जरूर पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि एक डेडिकेटेड चैनल है क्लास 10 के बच्चों के लिए, जिनको सारे सब्जेक्ट यहाँ पर कवर कराया जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी फीस नहीं है। देखो क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके पास फीस उतनी नहीं होती है कि वो जो है कोचिंग क्लासेस अफोर्डेबल उनको मिल सके। तो बच्चों ये फ्री क्लास है और समझ लो कि जो पेड कोर्सेस में आपको कराया जाता है उससे बेहतर कंटेंट यहाँ पे आपको फ्री में मिल रहा है। तो बस आपको मेहनत करनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करेंगे और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे नई नई वीडियोस आती जाएंगी, अगर बेल आइकन प्रेस कर ही रहोगे, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहले पहुंच जाए, ठीक। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैं थोड़ा सा बता दूं हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखो अवतल दर्पण हमने पढ़ा, उत्तल दर्पण हमने पढ़ा, क्या क्या होता है, ये गोलीय दर्पण क्या होता है। इसके पहले हमने समझा प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, उसके क्या क्या नियम होते हैं। उसी तरीके से हमने समझा परावर्तन क्या होता है, यानी कि रिफ्लेक्शन क्या होता है और उसके नियम क्या क्या होते हैं। उसके पहले हमने क्या पढ़ा था, प्रकाश किसे कहते हैं, इसकी क्या क्या गुण होते हैं। तो अब हमारा जो पार्ट है वो हम क्या पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण में जो अवतल दर्पण होता है बच्चों, उसमें जो 6 प्रतिबिंब की स्थितियां बनती हैं उसको आज हम पढ़ेंगे। लेकिन छोटा सा इंटरेस्ट इसमें ये है, छोटा सा कुछ तो पेज है, कुछ तो पॉइंट है। आज जो 6 स्थितियां मैं आपको बताऊंगी ना, ऐसा वीडियो पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये 6 की 6 स्थितियां आपको मैं बहुत ही छोटी सी ट्रिक से याद कराऊंगी। इंतजार करना, वीडियो लास्ट तक देखना, लास्ट में कमेंट करना कैसा लगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, पहली स्थिति क्या है, दर्पण की, ठीक है। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आएगी तो आप उसको कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे पहली स्थिति क्या है, जब क्या हो, वस्तु कहाँ पर हो। ध्यान से सुनिएगा, अभी केवल सुनते जाइए, नोट मत करिएगा। वस्तु अगर कहाँ पर हो, अनंत पर हो, तब इसका जो प्रतिबिंब है वो अवतल दर्पण में कहाँ पर बनेगा और कैसा बनेगा, ठीक है। तो देखिए जब वस्तु का नाम हमने क्या रख दिया, ए बी। ये क्या है, वस्तु है ए बी, जो कि कहाँ पर है, जो स्थिति है इसकी वो कहाँ पर है, वो अनंत पर है। ए बी कहाँ पर रखा गया है, अनंत पर रखा गया है। तो इसका जो प्रतिबिंब है बच्चों वो कहाँ पर बनेगा, तो जो प्रतिबिंब है इसका वो बनेगा कहाँ, फोकस तल पे, यानी कि एफ पॉइंट जो है यहाँ पर ये प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस प्रतिबिंब का नाम क्या है, ए डैश बी डैश। क्या नाम है, ए डैश बी डैश, ठीक है। अब अगर कहें कि ये किस तरीके का है, मतलब एज अ टाइप की बात करें तो ये किस तरीके का प्रतिबिंब बनेगा, तो आप देख सकते हो ये इसके कंपैरिजन में क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है। तो सबसे पहले चीज़ आ गई कि ये कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। अगला कैसा बनेगा, ये वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, ये वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और कैसा बनेगा, सीधा है कि उल्टा है, तो ये सीधा है और ये क्या है, उल्टा है। तो कैसा बना, उल्टा। तो क्या हो गया, यदि वस्तु क्या हो, पहली कंडीशन में क्या होता है, यदि वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर रखी हो, तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, फोकस तल पे, यानी कि एफ पॉइंट पे बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक छोटा और उल्टा बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक छोटा और उल्टा। अब एक चीज़ और याद रखिएगा, पहली स्थिति, दूसरी स्थिति में, तीसरी, चौथी और पांचवी, इन सभी स्थितियों में जो प्रतिबिंब बनेगा बच्चों वो कैसा बनेगा, वो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। जो छठी स्थिति होगी, जो छठवीं वाली स्थिति होगी, उसमें ही केवल कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। पर क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो दर्पण का जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनता है। इसी कारण से इसका जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है। इसके अलावा जो 5 शुरुआत के हैं उसमें दर्पण के आगे ही जो प्रतिबिंब उनका बनता है। पहली कंडीशन समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं दूसरी कंडीशन, यदि वस्तु की स्थिति, वस्तु का जो यहाँ पे पोजीशन है वो कहाँ है,
पहले पोजीशन में देखो, यहाँ से आप ट्रिक की स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इस ट्रिक हम लिखेंगे चौथी, पांचवी स्थिति और छठी स्थिति, ठीक है। ऊपर हेडिंग डाल देते हैं वस्तु। ऊपर क्या हेडिंग डालते हैं बच्चों? यहाँ पे लिखते हैं हम वस्तु, वस्तु, और यहाँ पे लिखते हैं हम क्या? प्रतिबिंब। यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब। अब ट्रिक देखना ध्यान से, बस इसी कॉलम में अगर आपने फोकस कर लिया तो समझ लो आपको सारी 6 की 6 स्थितियाँ 1 मिनट में चुटकी में याद हो जाएंगी, सब की सब। देखो ध्यान से, पहली स्थिति में हमने क्या देखा था कि वस्तु कहाँ पर रखी है? अनंत पर रखी है, और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस तल F पे बन रहा है। तो पहली वस्तु कहाँ है? अनंत पर है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? F पॉइंट पे बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है? F पॉइंट पे। आगे बढ़ते हैं, दूसरी कंडीशन पहले पढ़ लेते हैं, फिर ट्रिक लगाते हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन में देखिएगा, वस्तु की स्थिति कहाँ है? अनंत, ये हो गया अनंत, और ये हो गया केंद्र। यहाँ पर देखो ये है C, वक्रता केंद्र। तो ये क्या है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है। वस्तु कहाँ है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है। वस्तु का नाम कहाँ है? क्या है? AB। क्या है? AB। तो अगर इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा वो हम बात करें तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ध्यान से देखिएगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? पहले याद देखो, ये वस्तु है और ये इसका प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? C और F के बीच में। कहाँ बन रहा है? वक्रता केंद्र C और फोकस बिंदु C और F के बीच में बन रहा है, ठीक है। यदि वस्तु अनंत और C के बीच में है तो इसका जो प्रतिबिंब है वो C और F के बीच में बन रहा है। लेकिन कैसा बन रहा है? अगर टाइप की बात करें तो यह जो प्रतिबिंब है वो कैसा बन रहा है? ध्यान से देखिएगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। शुरुआत में ही बताया कि 1 से लेकर 5 तक कैसा होगा? वास्तविक प्रतिबिंब होगा, क्योंकि ये दर्पण के आगे ही बन रहा है। और ये क्या है? छोटा है। कैसा है? जो वस्तु के जो तुलना है, वस्तु की इससे तुलना करें प्रतिबिंब की, तो क्या है? ये छोटा है। आगे बात समझ में। तो दूसरी कंडीशन में क्या है? वस्तु अगर कहाँ है? यहाँ अनंत और C के बीच में है। कहाँ पर है? सॉरी यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा अनंत, यहाँ पे हो जाएगा अनंत पहली स्थिति में, और यहाँ बनेगा F पे। वस्तु दूसरी स्थिति में कहाँ है? अनंत और C के बीच में है। अनंत और C के बीच में है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? C और F के बीच में। तो कहाँ बन रहा है? C और F के बीच में बन रहा है। आगे बात समझ में। आगे देखो, तीसरी कंडीशन में आ जाओ। अब देखो, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन ध्यान से देखना, ध्यान से देखिएगा। पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन, एक लाइन बना रही हूँ, उस पर ध्यान से देखना। पहली कंडीशन में क्या था? ध्यान से देखो, पहली कंडीशन में था, इसे मान लीजिए ये क्या है? दर्पण की ये क्या है? ये मुख्य अक्ष, पूरा ये लाइन है। सबसे पहले यहाँ पर देखो अनंत, अनंत के बाद क्या आता है? केंद्र आता है C, फिर क्या आता है? F, है ना। F के बाद क्या आता है? P आता है। सबसे पहले वस्तु कहाँ है? अनंत पर है ना। पहले वस्तु कहाँ थी? अनंत पे थी, तो इसका प्रतिबिंब किस पे बन रहा था? फोकस तल पे, यानी कि अनंत पे रखी है तो इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ बन रहा है? फोकस तल पे। देखो, अब जिस तरीके से वस्तु आगे बढ़ाते जाएंगे प्रतिबिंब इस तरफ से घटता चला आएगा। ध्यान से देखिएगा, तो क्या है इसमें? देखिए, तो आगे देखो, अगर वस्तु कहाँ है? अनंत पे है, तो इसका प्रतिबिंब F पे बन रहा है। दूसरी स्थिति क्या थी? अगर वस्तु कहाँ है? अनंत और केंद्र के बीच में है, यहाँ पर है, अनंत और केंद्र के बीच में है, तो इसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बना? देखो, पहली बार F पे बना, अब दूसरी कंडीशन में अगर यहाँ वस्तु रखी है तो दूसरी कंडीशन में यहाँ बन रहा है। देखो, पहले यहाँ बना, अब यहाँ बनेगा। अब तीसरी कंडीशन में C पे बनना चाहिए, और तीसरी कंडीशन में वस्तु कहाँ आ रही है? देखो, पहले में अनंत, दूसरे में अनंत और C के बीच में, तीसरे पे क्या आएगी? C। तो आगे चित्र देखिए, यही बना है ना। क्या है? वस्तु अगर कहाँ पे है? C पे है। वस्तु कहाँ पे है? C पे है, यानी कि वक्रता केंद्र पे है। वस्तु कहाँ है? वस्तु की स्थिति किस पे है? C पे है। वस्तु क्या है? A और B है, ठीक है। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? कहोगे मैम अभी आपने बताया था, अब वो वास्तविक बनेगा। और देखो, उल्टा बनेगा। लेकिन अब यहाँ पे देख रहे हो वस्तु की क्या है? स्थिति AB है जो कि C पे है। इसका प्रतिबिंब भी किस पे बन रहा है? C पे ही बन रहा है। लेकिन कैसा बन रहा है? तो इस पे बात करते हैं कैसा बन रहा है। तो ये कैसा बनेगा? बराबर बनेगा, बराबर, उल्टा, और कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक। तो तीसरी कंडीशन आ गई। क्या तीसरी कंडीशन क्या थी? यदि वक्रता केंद्र पर है वस्तु तो इसका जो प्रतिबिंब है वो किस पे बनेगा? C पे ही बनेगा। आगे बात समझ में? 3 चीजें समझ आ गई। आगे देखो चौथी चौथा कंडीशन यहाँ पे देखो क्या है?
अब तक क्या थी वस्तु की स्थिति, वक्रता केंद्र पर थी। अब कहाँ आ गई है वक्रता केंद्र, सी और एफ के बीच में आ गई है। यहाँ पे देखिए ए और बी कहाँ है, सी और एफ के बीच में है। तो लिखेंगे वस्तु कहाँ पे रखी गई है, वस्तु ए बी कहाँ पे रखी गई है, सी और एफ के बीच में रखी गई है। तो इसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, ध्यान से देखिएगा। इसका जो प्रतिबिंब है वो तीसरी कंडीशन में सी पे था, तो अब वापस रिवर्स हो रहा है ना, तो कहाँ बनेगा, देखो सी और अनंत के बीच में बनेगा। सबसे आसान है, कितना ज़्यादा, सी और अनंत के बीच में बनेगा। तो यहाँ अपनी चार्ट को फिल करते हैं। हाँ, चौथी स्थिति में जो वस्तु की स्थिति वो कहाँ पर है, सी और एफ के बीच में है। कहाँ पर है, सी और एफ के बीच में। देखिए सी और एफ के बीच में, तो यहाँ पे इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, देखो सी और कहाँ, अनंत के बीच में बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। चौथी स्थिति हो गई। पांचवी देखिए, अब यहाँ पे देखो पांचवी स्थिति में जो वस्तु है वो कहाँ पर रखी गई है, कहाँ पर रखी गई है, वस्तु यहाँ पे है, एफ पे है। एफ पे वस्तु रखी है जिसका नाम क्या है, ए बी। अब ए बी की स्थिति कहाँ पर है, एफ पे है, एफ पॉइंट पे है। तो इसका जो प्रतिबिंब यानी कि ए डैश बी डैश बनेगा वो कहाँ बन रहा है, देखो वक्रता केंद्र इधर है, इसके बाद यानी कि कहाँ बन रहा है, अनंत पे बन रहा है। तो चौथी कंडीशन हो गई। अब इसका अगर हम कहें कि प्रतिबिंब बनेगा तो बनेगा कैसा, तो देखिए कैसा बनेगा, ये वास्तविक बनेगा। क्यों, क्योंकि दर्पण के आगे बन रहा है। उल्टा बनेगा, बिल्कुल उल्टा बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। देखो इसकी कंपैरिजन में क्या है, बड़ा है। ठीक, तो पांचवी स्थिति क्या है, अगर ए बी एफ पे है तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो किस पे बनेगा, अनंत पे। चौथे में अगर जो वस्तु है वो एफ पे है तो इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, अनंत पे बन रहा है। ठीक है, चलिए छठी स्थिति की बात करते हैं, लास्ट छठी स्थिति। देखो अब इसमें देखिएगा जो वस्तु रखी गई है वो कहाँ है, अब तक एफ पे थी, पांचवी तक एफ पे थी, लेकिन छठवीं में क्या आ गया, एफ और पी के बीच में आ गई। वस्तु कहाँ रखी गई है, एफ और पी के बीच में, यानी कि ए बी की अगर हम बात करें तो ये कहाँ है, एफ और पी के बीच में है। तो इसका जो प्रतिबिंब ए बी ए डैश बी डैश है वो कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा, पीछे। लेकिन कैसा बनेगा, छठी स्थिति है, दर्पण के पीछे बनेगा, तो यानी कि कैसा प्रतिबिंब बन जाएगा, आभासी। कैसा बनेगा, आभासी और सीधा, और कैसा, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, बहुत बड़ा। इसके कंपैरिजन में ये बहुत बड़ा बनेगा। तो लास्ट वाली क्या देखते हैं, एफ और पी के बीच में है। क्या है, छठी स्थिति में एफ और पी के बीच में है, एफ और पी के बीच में है। तो इसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। आ गई ट्रिक, ओके, समझ में आ गया। देखो यहाँ जिस तरीके से वस्तु, यहाँ पे वस्तु की स्थिति इधर से बढ़ेगी, जिस इधर से अगर बढ़ेगी तो जो इसके प्रतिबिंब की स्थिति है वो इधर की तरफ भागेगा। पहली स्थिति में क्या था, वक्रता के जो दर्पण वो वस्तु थी वो कहाँ थी, अनंत पे थी, तो इसका जो प्रतिबिंब बना वो किस पे बना, एफ पे बना। लेकिन दूसरे में वहीं जैसे ही जो वस्तु है वो सी और अनंत के बीच में यहाँ पे आ गई, इस वाले पॉइंट पे, वैसे ही जो इसका प्रतिबिंब है पहले एफ पर बन रहा था। कहाँ पर बन रहा था, एफ पे। अब दूसरे कंडीशन वो इन दोनों के बीच में बना। देखो इस एक एक स्थान खिसक रहा है, जैसे जैसे वस्तु इधर की तरफ बढ़ रही है वो प्रतिबिंब की स्थिति इधर की तरफ बढ़ रही है। आगे बात समझ में, ये बहुत ही बड़ा लॉजिक है। देखो ऐसे बेसिक से केवल आपको बताया जाएगा कि हाँ ऐसे प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उसके पीछे का जो पूरा लॉजिक है वो कोई नहीं बताएगा इतने यूट्यूब पे फ्री में, समझ रहे हो ना। इसलिए जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अच्छे से हमको पर क्या करना है, पढ़ाई करते रहना है। ठीक बच्चों, चलो देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 6 की 6 कंडीशन समझ में आ गई। यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो ज़रूर एक बार कमेंट करके पूछिएगा। अगला जो हमारा हेडिंग है वो क्या है बच्चों, रेखीय आवर्धन क्या होता है। 6 की 6 स्थितियाँ समझ में आ गई। बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया है। अगर अभी नहीं समझ आ रहा तो एक बार फिर से वीडियो को रिवर्स करो, फिर से देखो, दोबारा देखोगे 100% समझ में आ जाएगा। रेखीय आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई जिसको हम लिखते हैं आई से और वस्तु की लंबाई जिसको हम लिखते हैं ओ से, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई को ही क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन, एम से इसको डिनोट करते हैं। अगर हम कहें प्रतिबिंब को किससे दिखाते हैं, v से, और वस्तु को किससे दिखाते हैं, u से, तो v/u बराबर क्या हो जाएगा,
इज इक्वल टू एम हो जाएगा। ये है हमारा क्या, रेखीय आवर्धन, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं हम लोग, एम से, स्मॉल एम से इसको प्रदर्शित किया जाता है। आगे बात समझ में। लेकिन मैम एक चीज़ हमें ये नहीं समझ में आई कि कई बार हमने देखा है जब हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे तो कई जगह यहाँ माइनस लग जाएगा, किसी जगह यहाँ प्लस लग जाएगा, तो वो कैसे होगा वो ध्यान से देखिएगा, वो कैसे होगा वो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। प्लस कब होगा और माइनस कब होगा, ध्यान दीजिएगा। प्लस कब होगा, जब यहाँ पे वस्तु कैसा बनेगा, अगर मैं प्लस की बात करूँ तो जब स्थिति होगी वो कैसी होगी, आभासी होगी, है ना, आभासी और बड़ा होगा, तो यहाँ पे आवर्धन पॉजिटिव रहेगा। लेकिन जब यहाँ निगेटिव आ जाएगा आवर्धन, तो ये वस्तु की स्थिति कैसी हो जाएगी, वास्तविक और छोटी, कैसी हो जाएगी, वास्तविक कॉमा छोटी हो जाएगी, ठीक है। आगे बात समझ में, किसी को यहाँ तक कोई डाउट, अगर डाउट है तो आप ज़रूर पूछिएगा। आभासी और यहाँ पे सीधा होना चाहिए था, आभासी और सीधा, यहाँ पे आभासी और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अगर आवर्धन क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पर जो वस्तु की स्थिति होगी वो कैसे होगी, आभासी और सीधा बनेगा। लेकिन अगर निगेटिव आप आवर्धन दे रहे हैं तो कैसा होगा, यहाँ पे उल्टा और वास्तविक रहेगा, तो ही निगेटिव रहेगा क्या, आवर्धन क्षमता या फिर रेखीय आवर्धन। आगे बढ़िए। अगला क्या है, अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं, डॉक्टर के पास गए हो, आपका गला चेक करता है, यहाँ पे कान चेक करता है, वो सभी जो उसको टार्च होता है उसमें किसका यूज़ किया जाता है, अवतल दर्पण का। तो लिखेंगे क्या, डॉक्टर द्वारा पेन चेंज करते हैं ना, मज़ा नहीं आ रहा, डॉक्टर द्वारा लिखिएगा डॉक्टर द्वारा आँख, कान, गले आदि की जांच करने में, कैसे, आँख, कान, गले आदि की जांच करने में, क्या करने में, आँख, कान, नाक आदि, गले आदि की जांच करने में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा नंबर क्या आएगा, अवतल दर्पण का उपयोग और कहाँ कहाँ पर किया जाता है, दूरदर्शी में किया जाता है। कहाँ पर, दूरदर्शी में, किसमें, दूरदर्शी में। भट्टी देखी है ईंट की भट्टी किसने किसने देखी है, कमेंट करो फटाफट, ईंट की भट्टी किसने देखी है। तो ईंट की भट्टी में भी यहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है, ईंट की भट्टी में, ईंट की भट्टी में। क्यों ईंट की भट्टी में इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि क्या करे, ये प्रकाश की जो किरणें हैं उसको क्या करे, केंद्रित कर ले, इसलिए यहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें अब उत्तल दर्पण के उपयोग की, क्या है यहाँ पे, उत्तल दर्पण का उपयोग क्या क्या होता है। तो कभी देखा है कि जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा होता है ऐसे ऐसे करके, उसके बगल में साइड में क्या होता है, उत्तल दर्पण ही लगाया जाता है। क्यों, ध्यान से अगर नोटिस करो तो पीछे उसके क्या होता है, बड़ी सी सड़कें होती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं, लेकिन जब वो साइड में देखता है तो वही चीज़ें उसको छोटी छोटी दिखाई देती हैं। कई मतलब बड़ा एक क्षेत्र विस्तृत होगा, वही छोटे क्षेत्र में दिखाई देगा। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, ड्राइवर के बगल के शीशों में, जो उसकी गाड़ी होगी उसके बगल के शीशों में किया जाता है, शीशों में इसका उपयोग होता है। कैसा होता है, शीशों में इसका उपयोग होता है। आगे बढ़िए। दूसरा अगर हम कहें तो हमारे जो गलियां होती हैं, गलियों की जो लैंप होती है, गलियों की लैंप की शेडो में किया जाता है, लैंप की शेडो में किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम कहें तो उत्तल दर्पण के हमने कितने उपयोग पढ़े, हमने 2 यूजेस पढ़े, वैसे ही हमने अवतल दर्पण का भी पढ़ लिया है, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो ज़रूर से बताइएगा, और कोई भी अगर समस्या है आप ज़रूर अपना कमेंट बॉक्स में पूछें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम आगे आप पढ़ने वाले हैं, इसके आगे का जो भी होगा अपवर्तनांक वगैरह वो सब, हम लेंस वगैरह इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।